कैसे कैसे वो सुनिए, सूत्र हमें क्या क्या डिटेल्स दे रहे हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये भी केंद्रीय गृह मंत्री को लगने लगा कि ये फडणवीस जो हैं, आपको एक बात बताएं, फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री की चॉइस नहीं है, ध्यान रखिए। वो वो नहीं चाहते हैं कि कोई आने वाले दिनों में हमारा कंटेंडर बन जाए। तो एक अंदरूनी दोनों के बीच में तकरार भी रहती है, लेकिन वो पटल पे नहीं आता है। केंद्रीय गृह मंत्री को यह लग रहा था कि भाई ये ज्यादा फोटो खिंचवाने लगा है, उसका बेटा भी इनके पास पहुंच रहा है, ये कुछ और तो नहीं करेगा, कोई सेटिंग गेटिंग तो नहीं कर लेगा। तो गद्दार कह करके संकेत, तीर कहीं और चली, निशाना कहीं और लगा। अब समझिए बात को, तीर चली ठाकरे पर, निशाना लगा उधर फडणवीस के ऊपर कि ज्यादा हॉबनॉबिंग मत करो। उद्धव ठाकरे को हम गद्दार समझते हैं, आप भी गद्दार समझो, और आपसे ज्यादा, आप ही से सबसे ज्यादा गद्दारी की है, तो ज्यादा हॉबनॉबिंग करने की जरूरत नहीं है उनके साथ, ज्यादा फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार मान लीजिए कि ठीक है फडणवीस और अमित शाह के बीच में कोई तकरार नहीं हो, फर्ज कीजिए कोई बात नहीं हो, सब ठीक हो, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है ना, क्या पता हमारा साथी कल जाकर के उनके साथ कोई डील कर ले। तो निशाना लगा दिया फडणवीस के ऊपर कि अगर कोई भी इस तरह की कोई भी बातचीत चल रही हो तो उस बातचीत को बंद कर दीजिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस पिता पुत्र की। और यह भी संकेत दे दिया कि यह गद्दारी सबसे पहले इन्होंने आपके साथ की है, वरना आप रहते कंटिन्यू, ये जो आपका 2.5 साल चला गया वो 2.5 साल नहीं जाता। तो ये आपके साथ गद्दारी की है, तो गद्दार को गद्दार ही कहना शुरू कीजिए, और आप नहीं कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं। तो अमित शाह ने भरी सभा में कह दिया कि गद्दार को माफ नहीं करेंगे। नंबर 1 जो तीर गया वो माननीय फडणवीस साहब की तरफ गया। जो दूसरा निशाना है वो निशाना है साहब आपका मुंबई महानगर पालिका चुनाव। तड़प जो बाप बेटे की हो रही है, आपको और हमको लग रहा है कि दोनों बाप बेटे को जल्दी से जेल भेज दे। दिशा केस में तो बेटा जेल जाएगा ही, बाप कोविड केस में और पालघर के केस में, बहुत सारे केसेस में इनके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, जेल जा सकते हैं। जेल से भी बड़ा जेल होगा ये। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना उद्धव अगर साफ हो गया, 84 सीट अभी भी मुंबई महानगर पालिका में है शिवसेना का, और बीजेपी का 86 एक समय में, लेकिन पहले उन्होंने शिवसेना के मेयर को बनाया क्योंकि उस वक्त अलायंस था। अब ये जो 227 या कुछ सीट है मुंबई महानगर पालिका में, ये असल में पैसे का खजाना है। 60,000 70,000 करोड़ का उसका बजट होता है सालाना, और यहीं से इनकी दिहाड़ी चलती है। यहीं से इनका रेस्टोरेंट कारोबार, इनका ठेला कारोबार, रेड़ी कारोबार, पटरी कारोबार, अनेक कारोबार, सैकड़ों करोड़ की उगाही का धंधा चलाता है ये दोनों बाप बेटा, सैकड़ों करोड़ की उगाही का। और उसमें जाहिर है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता होगा अधिकारी से लेकर के, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर के नेता तक, और उसमें भाजपा भी कांग्रेस भी जो जहां पर है सब मिलजुल करके खाते हैं, सबका चरित्र एक ही जैसा होता है। लेकिन ये दोनों बाप बेटा उस कारोबार में बड़े माहिर हैं, और आज से नहीं है, बाला साहब ठाकरे के जमाने से, बाला साहब ठाकरे के जमाने से। विधानसभा ये हार जाए इनको कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा हार जाए कोई दिक्कत नहीं, मुंबई ना हारे, मुंबई ना हारे। किसी तरीके से मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है वो ये दोनों पिता पुत्र किसी भी सूरत में लूज नहीं करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि दोनों पिता पुत्र को उठा करके जेल में भेज दें और मुंबई महानगर पालिका चुनाव जितवा दें, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। कोई उनको अभी धीरे धीरे, और मैं दाद देता हूं देवा भाऊ को और अमित शाह जी को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी सेंटिमेंटल हो जाता हूं, या न्याय की ये डिमांड है
कि उनको जेल उसी वक्त चले जाना चाहिए था, और एसएसआर वॉरियर भी ये चाहते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात हो रही है, ये देर हो रही है, मैं जानता हूं देर हो रही है न्याय में, लेकिन इतना दुरुस्त न्याय हो रहा है कि हम सबको खुशी होने वाली है, दुख नहीं होने वाला है। दिशा तो गुजर गई, सुशांत भी गुजर गए, तो अब न्याय किस रूप में उन्हें मिले, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन ऐसा न्याय मिले, ऐसा न्याय मिले कि आने वाली सदियां इस तरह के अपराध को करने से डरे, सहमे। और शंकराचार्य के शरण में जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य के शरण में चले गए, अंबानी जी के शरण में चले गए, कहीं भी चले जाइए आप, कोर्ट को मैनेज कर लीजिए आप। वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मुंबई हाई कोर्ट के जो जज थे, जज साहब, उपाध्याय साहब, अब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, और वहां तेलंगाना हाई कोर्ट के जज चले गए हैं, आलोक अर्धे। अब उनके सामने हम लोगों की अर्जी लगने वाली है, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। जुलाई 2023 में वो जज बने, और उसके बाद से ये जनवरी 2025 तक, अक्टूबर नवंबर में हम लोगों का एप्लीकेशन लगा था, ये टोटल 1 साल तक ये हमारे एप्लीकेशन पर बैठे रहे, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की, और तारीख पर तारीख दी माननीय उपाध्याय साहब। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से गए थे वहां पे, अब वो दिल्ली बुलाए गए, और दिल्ली में उनको अब दिल्ली हाई कोर्ट की जिम्मेदारी दे दी गई। अच्छी बात है, अब नए जो जज साहब आए हैं, आलोक अर्धे साहब, उनसे हम लोगों को बड़ी अपेक्षा है। तेलंगाना से गए हैं, हालांकि उनका बैकग्राउंड अभी हमें तलाशना है, क्या है, किस प्रकार के जज हैं, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उपाध्याय साहब ने तो मायूस ही किया, तो आलोक अर्धे साहब अभी वहां पहुंच गए हैं मुंबई में, तो उनके सामने भी हम लोगों की अर्जी अभी लगने वाली है। देखते हैं कि वो किस प्रकार से हम लोगों को सुनते हैं। एक अभी जो मैं ये कह रहा था कि मुंबई महानगर पालिका जो खेल है, जो जिस बड़े जेल की बात मैं कह रहा हूं, ये अगर हो गया तो पहले लोकसभा गया, फिर विधानसभा गया, और अगर मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना उद्धव साफ हो गई तो जेल से भी बड़ी बात हो जाएगी। पूरा मुंबई उनके लिए जेल होगा, पूरा मुंबई, अर्थर रोड जेल और फलना जेल, चिलना जेल, सब जेल बेकार। पूरा मुंबई उनके लिए जेल, कहीं घूमेंगे, कहीं जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पैसा नहीं, खेल खत्म। ये जो उगाही का धंधा चल रहा था ना इनका, वो सब खत्म। तो असली बड़े जेल की तैयारी हो रही है। जो मैंने आपको कहा, ये पूरा का पूरा मुंबई उनके लिए जेल होगा। तब जाएंगे कहां? भाग के दुबई चले जाएंगे। ये भी हो सकता है ये मुंबई शहर ही छोड़ दे, और तैयारी उसी की है, मुंबई शहर ही छोड़ दे। और ये लोग भी सोच रहे हैं कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगा कि कभी सलमान से हॉबनॉबिंग करा देते हैं, कभी शंकराचार्य से करा देते हैं, कभी किसी से करा देते हैं, सबसे मिला मुलू करके जो भी होगा, जैसे भी होगा, कुछ ना कुछ तो तिकड़म कर ही लेंगे, देवा भाऊ को मना ही लेंगे, अमित शाह जी को मना ही लेंगे, और फिर हम अपना काम करते रहेंगे और जैसे तैसे इनके साथ चले जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन उधर है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, इस तरह का नैरेटिव चलाते रहेंगे। संजय राउत आकर के कैमरे पे आके के बोलना शुरू कर दिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, राजनीति में तो ये बातें चलते रहती है। नहीं चलती है। अमित शाह ने कह दिया नहीं चलती है। दोस्तों के साथ तो एक बार चलती है, दुश्मन के साथ तो, दोस्तों के साथ 2 बार चलती है, दुश्मन के साथ 1 बार चलती है, गद्दार के साथ 1 बार भी नहीं चलती है। राजनीति में परमानेंट दोस्त और दुश्मन का भी जो इन्होंने शुरू किया था ना, ये असल में गद्दारी को, धोखे को, छल को, कपट को उन्होंने एक नया नाम दिया कि राजनीति में तो ये सारी बातें चलते रहती हैं। ये बात ठीक है कि राजनीति में अगर आप स्टबर्न हो जाएंगे कि नहीं नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें बात आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि ये गवर्नेंस का मामला होता है। और जनता अगर मान ली कि मेजॉरिटी नहीं दिया,
तो अलायंस करना ही पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, नहीं तो फिर दोबारा चुनाव में जाइए, फिर दोबारा आपको मेजॉरिटी नहीं मिली। तो कई बार ऐसा होता है जब आपको पीडीपी से भी समझौता करना पड़ता है। आप याद कीजिए कि कश्मीर में जो धुर विरोधी पार्टी है पीडीपी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ, और वो अलायंस टैक्टिकल अलायंस किया, अलायंस करके उसको कमजोर किया, और कमजोर करने के बाद आज पीडीपी खत्म। और अभी की स्थिति देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब फारूक जी के सुपुत्र तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की। कांग्रेस के साथ अलायंस खत्म, बातों बातों में ही अलायंस टूट गई। तो एक तरफ एनसीपी जो धुर विरोधी थी, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनको मालूम है उमर अब्दुल्ला को कि अगर हम बीजेपी के साथ रिलेशन बना के नहीं रखेंगे तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का भला नहीं होगा, और वही हश्र होगा जो केजरीवाल का हो रहा है। केजरीवाल ने हमेशा लड़ाई के मोड में बीजेपी के साथ लड़ाई की शुरुआत की, और वो स्थिति ये हो गई कि दिल्ली आज नर्क बन गई है। जो जो एरिया दिल्ली गवर्नमेंट के पास है वो नर्क बन चुका है। तो ये स्थिति उमर अब्दुल्ला नहीं करना चाहते हैं। संजय राउत सोच रहे थे कि आर्टिकल लिख करके और कुछ तारीफ करके हमारी बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। कल जो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, आज मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि जो सूत्र ने हमें बताया कि सीबीआई कैसे एक्टिव हुई है, और एसआईटी के एक्टिव होने के बाद परमवीर सिंह की जो मुलाकात हुई है रिया चक्रवर्ती के साथ, उस मुलाकात के मायने क्या हैं? दो तीन बातें हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती से यह भी जानने की कोशिश हो रही है कि इसमें आदित्य ठाकरे की कितनी भूमिका है सुशांत के मर्डर में। आदित्य को आप कब से जानते हैं, क्या जानते हैं? क्योंकि देखिए, परमवीर सिंह एक पुलिस कमिश्नर थे, उनको उस वक्त का जो डिस्पेंसेशन था, जो मुख्यमंत्री था, उनकी बात उसको मानना पड़ता होगा, नहीं तो उनको हटा दिया जाता पद से। तो पद पर बने रहने के लिए हो सकता है कि कुछ समझौते किए हों। परमवीर सिंह की संलिप्तता बताई जाती है इस पूरे मामले में। अब जो संलिप्तता है वो कितनी है? क्या सुशांत और दिशा की हत्या की जानकारी परम